आपको दिखाते हैं 20 कहानियां। यूपी के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब अपराध चरम पर था, अपराधियों को लगता था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता है। और यही वो समय था जब अपराध की दुनिया में कई बड़े नाम उभरे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बदन सिंह बद्दो, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा जैसे कई गैंगस्टर्स ने सालों साल तक कानून का मजाक बनाया और सरकारों को अपना साथी बनाकर रखा। लेकिन फिर 19 मार्च 2017 की सुबह आई और जब इन अपराधियों का काउंटडाउन उल्टा शुरू हो गया। कभी अपने क्राइम ग्राफ के लिए चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में अपने ऑपरेशन क्लीन के लिए सुर्खियों में रहता है। और आज इसी ऑपरेशन क्लीन पर देखिए 20 का। वैसे तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन पूरे देश के लिए चर्चा का विषय है, लेकिन सुल्तानपुर डकैती कांड आजकल सुर्खियों में है। इस पर सियासत गरमाई हुई है क्योंकि इस डकैती कांड के 2 आरोपियों का पुलिस खात्मा कर चुकी है। आज यूपी पुलिस ने डकैती कांड में शामिल एक बदमाश को ढेर कर दिया। दरअसल लखनऊ एसटीएफ की टीम की उन्नाव के अचलगंज में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि दूसरा फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बदमाश का नाम अनुज प्रताप सिंह है। हम खड़े हैं अचलगंज के उसी बेथर इलाके में जहां पे वो यहाँ से अपने बाइक से अपने साथी के साथ भाग रहा था और ये वही स्पॉट है जहां पे हम हैं और यहाँ पे उसका ब्लड पड़ा हुआ है। जब एनकाउंटर के दौरान उसको गोली लगी थी पुलिस की और यहाँ पे ये वही स्पॉट है। देखिए आप यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, ये अनुज प्रताप सिंह का ही बताया जा रहा है। और गोली लगने के बाद पुलिस उसको जिला अस्पताल ले जाती है। जिला अस्पताल में इसकी इलाज के दौरान डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ सुबह 4 बजे हुई थी। 4 बजे के करीब की यह घटना है जो कि बताई जा रही है। अपने साथी के साथ बाइक से भाग रहा था, उसका साथी जो है वो भागने में सफल हो चुका है, फरार हो चुका है। अनुज प्रताप सिंह से पहले यूपी पुलिस ने डकैती कांड में शामिल बदमाश मंगेश यादव को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। 5 सितंबर को तड़के यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के नामी बदमाश मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके सिर और हाथ में बुलेट लगी थी। मंगेश यादव पर पहले से दर्जनों केस दर्ज थे। वहीं इस मामले में एसटीएफ सीओ के चप्पल में एनकाउंटर स्थल पर पहुंचने, पूरी टीम के बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पहुंचने को लेकर मुठभेड़ पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। डकैती कांड को अंजाम देने वाले अजय को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। अजय पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुल्तानपुर डकैती केस में पुलिस ने अब तक 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम अरविंद, दुर्गेश सिंह, अजय यादव और विनय शुक्ला है। वहीं मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया था। सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ ने अब तक 2 फुल और 4 हाफ एनकाउंटर किए हैं। डकैती में शामिल मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह की मुठभेड़ के बाद मौत हो चुकी है, जबकि 4 अलग अलग बदमाशों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डकैती कांड के 14 बदमाशों में से 2 की मौत हो चुकी है। कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 बदमाश घायल हैं, जबकि 2 अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। यूपी पुलिस की तरफ से बताया गया कि सराफा की दुकान में लूट के लिए 5 बदमाश घुसे थे, जिसमें अंकित यादव, अरबाज, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान शामिल थे। दुकान के अंदर घुसने वाले 2 बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मंगेश यादव हो या विपिन सिंह, दोनों पुराने पापी हैं। इनका इतिहास अपराध से भरा है और आरोपों के मुताबिक विपिन सिंह और मंगेश यादव ने सुल्तानपुर लूट की वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद विपिन तो पुलिस के शिकंजे में फंस गया और मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। अब आपको दोनों की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपिन पर यूपी से लेकर गुजरात तक कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मंगेश यादव पर 8 केसेस हैं। विपिन पर 3 जिलों में गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, तो वहीं मंगेश यादव पर 1 जिले में गैंगस्टर एक्ट लगा है, लेकिन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज है। हालांकि विपिन सिंह पर आर्म्स एक्ट के 7 केसेस दर्ज हैं, जबकि मंगेश यादव पर आर्म्स एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की वजह से अपराधियों के मन में डर बैठ गया है। उन्हें अब ये समझ आने लगा है कि अगर वो कानून को ताक पर रखने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी।
अभी बीते दिनों मथुरा में आगरा एसटीएफ की यूनिट ने एक ऐसे इनामी बदमाश को ढेर कर दिया जो कि कुछ सालों पहले तक खुलेआम घूमता रहता था। 7 अगस्त 2024 को आगरा एसटीएफ की टीम को मुखबिरों ने जानकारी दी। इनामी बदमाश पंकज यादव की मूवमेंट मथुरा में है। बस फिर क्या था, टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी शुरू की, जिसके बाद फरहा इलाके में हिस्ट्री शीटर को घेर लिया गया। पंकज यादव और उसके एक साथी ने खुद को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। पंकज यादव गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत बाकी गिरोहों के लिए काम करता था। उस पर लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के 40 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। वो मऊ जिले में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी भी था। एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर कुख्यात हो चुके चवन्नी को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ढेर कर चुकी है। चवन्नी बिहार के माफिया डॉन रहे शहाबुद्दीन के लिए भी काम करता था। वो एक समय पर शहाबुद्दीन और उसके जैसे बाकी गैंग्स के लिए पैसे लेकर वारदात को अंजाम देता था। चवन्नी अपने गुर्गों के बीच में AK-47 का रॉब भी दिखाता था। वो अपने लोगों के साथ में हमेशा AK-47 लेकर चलता था। इसके जरिए वो पुलिस पर भी दबाव बनाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि जब 4 जुलाई 2024 को उसका एनकाउंटर हुआ तो पुलिस की टीम को उसके पास से AK-47 राइफल और 9 mm की पिस्टल मिली। उस पर यूपी और बिहार में 23 से ज्यादा मामले दर्ज थे। जिस दिन चवन्नी का एनकाउंटर हुआ उसे यूपी एसटीएफ, स्वाट और बदलापुर पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। चवन्नी ने खुद को बचाने के लिए लगभग 20 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने चवन्नी को ढेर कर दिया। हालांकि एनकाउंटर में उसके बाकी के 2 सदस्य भागने में कामयाब रहे। 22 जनवरी 2024 को मेरठ के कंकेर खेड़ा इलाके में कुछ बदमाशों ने एक कार को लूटा और इसके बाद जब उन्हें पकड़ने के लिए दारोगा ने पीछा किया तो बेखौफ बदमाशों ने दारोगा के सीने में गोली मारी और वहां से फरार हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर दिन के साथ बेहतर होती कानून व्यवस्था का एक नमूना था। मात्र 11 दिनों में एसओजी ने दारोगा मुन्नेश कसाना पर गोली चलाने वाले बदमाशों की पहचान की और उन दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में मुख्य आरोपी विनय वर्मा ने बताया कि उसने दारोगा पर फायरिंग करने के बाद पिस्टल को जंगल में छिपाया था और जब पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस उसे जंगल लेकर गई तो उसने मौका पाते ही पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कई थानों की फोर्स के साथ में जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और आखिरकार उसके साथ में मुठभेड़ हो गई। पिस्टल मिलने वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर पर पुलिस ने उसे घेर लिया और आमने सामने गोलीबारी की और उसे मार गिराया गया। यूपी में वो जमाने जा चुके हैं जब अपराधी अपराध करने के बाद बेखौफ होकर सड़कों पर घूमा करते थे, क्योंकि अब वो अपनी जान बचाने के लिए घड़ी घड़ी छिपते नजर आते हैं। आज ना सिर्फ सुल्तानपुर बल्कि बरेली में पुलिस का दमदार एक्शन देखने को मिला, क्योंकि बरेली में पुलिस मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पहला एनकाउंटर फतेहगंज पूर्वी इलाके में देर रात हुआ, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 घंटे के बाद में पुलिस और बदमाशों की दूसरी मुठभेड़ आंवला इलाके में हुई, जहां पर एनकाउंटर के बाद में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के खिलाफ बरेली के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को पकड़ने का प्रयास किया तो तीनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस हाफ एनकाउंटर करके तीनों को अरेस्ट कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल के कार्यकाल में क्या जाति के आधार पर एनकाउंटर हुए, इसका जवाब आपको ये रिपोर्ट देखने के बाद मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी के कार्यकाल में 207 आरोपी ढेर हुए, जिनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। 7.5 साल में 67 मुस्लिमों का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण जाति के 20 अपराधियों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तीसरे नंबर पर जिस जाति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर तो अखिलेश यादव के दावों की हवा निकल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे नंबर पर यूपी में ठाकुर जाति के 18 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। चौथे नंबर पर है यादव जाति के 16 अपराधी, जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। 5वें नंबर पर जाट गुर्जर जाति के 17, दलित जाति के 14, अनुसूचित जाति के 3, सिख कम्युनिटी के 2 और अन्य ओबीसी जाति के 8 और बाकी अन्य जाति के 42 लोगों का एनकाउंटर किया गया। योगी आदित्यनाथ पर विपक्षी नेता अक्सर जातिवाद के आरोप लगाते हैं। उन पर अपनी जाति के अपराधियों को पनाह देने का आरोप भी लगता है, लेकिन उन आरोपों को ये आंकड़े कहीं टिकने नहीं देते।
यूपी में धर्म जाति की राजनीति अक्सर होती है, क्योंकि कई सियासतदान धर्म जाति के नाम पर ही सत्ता के शिखर पर पहुंचने का सपना देखते हैं। लेकिन ये सपने सच होंगे या मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर ही रह जाएंगे? योगी ने सत्ता में आते ही अपराधियों पर नकेल कसना शुरू किया और पुलिस को खुला हैंड दे दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में साल 2017 में 28 एनकाउंटर हुए, उसके बाद 2018 में यह आंकड़ा बढ़ गया, फिर 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में भी 26, 2022 में 14, 2023 में 26 और 2014 में अब तक 12 एनकाउंटर हो चुके हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख है, उसे देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब तक अपराधी सिर उठाते रहेंगे तब तक एनकाउंटर की परंपरा यूं ही चलती रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं। इन मुठभेड़ में 207 आरोपी ढेर हो गए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, करीब 27,000 आरोपी पकड़े गए। वहीं मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 क्रिमिनल मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 तो आगरा जोन में 16 आरोपी मुठभेड़ में मारे गए। इन एनकाउंटर में 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और 1500 से ज्यादा जवान घायल हुए। यूपी में योगी राज के दौरान ऐसे बहुत से बड़े अपराधियों के नाम हैं जो धीरे धीरे मिटते चले गए। सरकार ने इनके खौफ का, आतंक का और इनके रसूख का ऐसा सफाया किया कि जहां पहले इन पर कोई हाथ तक डालने से कतराता था, तो वहीं अब ये दूसरे गैंगस्टर की गोलियों के ही शिकार हो गए। 1990 के आसपास मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का हिस्सा बन गया और फिर इसके बाद दोनों ने यूपी बिहार में जमकर आतंक मचाया। लेकिन योगी राज में एक वक्त ऐसा भी आ गया, मुख्तार को अपनी ही मौत का खौफ सताने लगा। जहां से पहले उसे बचाया जाता था, उसे सुरक्षा दी जाती थी, तो वहीं अब आकर उसे अपने अपराधों का फल भोगना पड़ा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके परिजनों ने खूब आरोप लगाए कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया। लेकिन हाल ही में आई मजिस्ट्रियल रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मुख्तार को कोई जहर नहीं दिया गया था। सरकार और पुलिस का रवैया सख्त होने के बाद खुद मुख्तार को भी इतना डर बैठ गया था कि वो कई बार अलग अलग कोर्ट में अपनी जान को खतरा बता चुका था। एक समय में जहां मुख्तार का रसूख ऐसा था कि आम इंसान तो छोड़ो, कोई खाकी वर्दी वाला भी उससे सवाल जवाब करने से कतराता। एक समय में अपनी खौफनाक क्राइम कुंडली के लिए कुख्यात संजीव जीवा का नाम जो कोई भी सुन लेता था, वो रात को चैन से सो नहीं पाता था। और फिर एक वो दिन भी आया जब पुलिस ने उसका रसूख ऐसा खत्म किया कि वो जेल में करवटें बदल बदल कर सोता था। अपराध के साए में कानपुर का बिकरू गांव खूब पनप रहा था, जहां अपराध की अपनी एक अलग दुनिया थी और उस दुनिया का बेताज बादशाह था गैंगस्टर विकास दुबे। लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल होने के बाद भी राजनीतिक संरक्षण में विकास दुबे ने अपने अपराधों की पटकथा लिखता रहा और 2020 में एक ऐसी घटना को अंजाम दे बैठा जिसने उसकी कहानी ही बदल डाली। कानपुर के बिकरू गांव में उस रात सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव, एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शहीद हो गए। इतना ही नहीं, एसओ बिठूर समेत 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल भी हुए। सुबह जैसे ही 8 जाबाजों की शहादत की खबर मिली, सबकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और फिर शुरू हुआ विकास दुबे का काउंटडाउन। विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने सरेंडर किया। यूपी में एक वक्त था जब लोग दुआ करते थे कि उनका सामना अतीक या उनके कुनबे से ना ही हो तो अच्छा है, और फिर एक वक्त वो भी आया जब अतीक और उसके खानदान का रसूख और रुतबा ऐसा खत्म हुआ कि उन्हें दर दर ठोकर खानी पड़ी, अपनी जान की चिंता सताने लगी। क्राइम की दुनिया में लगभग 3.5 दशक तक बादशाहत कायम रखने वाला माफिया अतीक के लिए साल 2023 की 28 मार्च की तारीख काली साबित हुई। विधायक राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद उमेश पाल के 18 साल पहले हुए किडनैपिंग मामले में उसे गुजरात की साबरमती जेल से जिला अदालत इलाहाबाद लाया गया और फिर 15 अप्रैल की रात करीब 10 बजे पुलिस अतीक और उसके भाई को जब मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी, उसी वक्त पत्रकार बनकर आए 3 हमलावरों ने दोनों भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग करते वक्त अतीक अहमद ने खुद गुड्डू बमबाज के साथ अपने बेटे असद को शामिल किया। मना करने पर उसने बड़े गर्व के साथ कहा था कि उसके 5 बेटे शेर हैं। प्लानिंग के वक्त उसे शायद पता नहीं था कि अब अगर कोई यूपी में अपराध करेगा या उसे बढ़ावा देगा तो उसका क्या हश्र होगा।
उमेश पाल हत्याकांड में जैसा ही ये पुख्ता हुआ कि मौके पर अतीक का बेटा असद भी मौजूद है, तो पुलिस की टीमें दिन रात उसकी खोजबीन में जुट गई। अतीक का बेटा कभी यहां तो कभी वहां छिपा रहा, लेकिन पुलिस हर जगह उसके पीछे पीछे पहुंचती रही। और फिर पुलिस टीम को असद और मोहम्मद गुलाम की झांसी में पारीछा डैम के पास छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद झांसी से कानपुर की तरफ 30 किलोमीटर पहले लोकेशन पर एसटीएफ ने असद और गुलाम को मार गिराया था।